हिंदी बोलते या पढ़ते वक्त कुछ छोटे छोटे शब्द बार बार आते हैं, जैसे ने, को, से। कभी सोचा है कि ये असल में करते क्या हैं? आज हम इन्हीं की पहेली को सुलझाने वाले हैं, और वो भी बहुत ही दिलचस्प तरीके से। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये शब्द देखिए, ने, को, से, में, हर दूसरे वाक्य में दिख जाते हैं, है ना? पर सवाल ये है कि इनका असली काम क्या है, ये करते क्या हैं? तो समझ लीजिए, ये शब्द हिंदी वाक्यों का वो गोंद हैं जो हर हिस्से को सही जगह पर चिपका कर रखते हैं। इनके बिना तो पूरा मतलब ही बिखर जाएगा। आज हम यही देखने वाले हैं कि ये गोंद असल में काम कैसे करता है। अच्छा, तो इनका एक ऑफिशियल नाम भी है। व्याकरण में इन्हें कहते हैं कारक चिन्ह। इन्हें विभक्ति या परसर्ग भी कहा जाता है। पर इसे आसान भाषा में समझना हो तो ये वाक्य की ट्रैफिक पुलिस हैं। इनका काम है ये बताना कि कौन काम कर रहा है, किस पर काम हो रहा है और किस चीज से हो रहा है। सब कुछ एकदम क्लियर कर देते हैं। तो चलिए अब इन ट्रैफिक पुलिस वालों की पूरी टीम से मिलते हैं। हिंदी में कुल 8 मुख्य कारक चिन्ह होते हैं। अब ये जो टेबल है, ये एक तरह से हमारा पूरा रोड मैप है। इसमें कर्ता यानी काम करने वाले से लेकर संबोधन तक हर कारक और उसके चिन्ह का मतलब साफ साफ लिखा है। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। चलिए सबसे पहले उन 3 सबसे जरूरी कारकों की बात करते हैं जो लगभग हर वाक्य की रीढ़ की हड्डी होते हैं। काम करने वाला, जिस पर काम का असर पड़ रहा है और जिस चीज से काम किया जा रहा है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक कहानी की तरह सोचना। बस 3 सवाल पूछने हैं। पहला, काम किया किसने? दूसरा, काम हुआ किस पर? और तीसरा, काम किस चीज से किया गया? अब इन उदाहरणों को देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। राम ने रावण को मारा। यहां ने सीधे सीधे बता रहा है कि मारने का काम राम ने किया है। दूसरा वाक्य, मां बच्चे को सुला रही है। यहां को हमें ये दिखा रहा है कि सुलाने का असर किस पर हो रहा है, बच्चे पर। और तीसरा, मैं कलम से लिखता हूं। लिखने का साधन क्या है? कलम। ये से ने बताया। देखा, ये छोटे छोटे चिन्ह कैसे हर शब्द को उसकी सही भूमिका दे देते हैं। अच्छा, तो कर्ता, कर्म और करण तो समझ आ गए। अब जरा आगे बढ़ते हैं और उन कारकों को देखते हैं जो वाक्य में और ज्यादा जानकारी डालते हैं, जैसे कि कोई चीज किसकी है, कहाँ है, या फिर हम किसी को बुला कैसे रहे हैं। ये भी बहुत काम के हैं। जैसे यह सुनील की किताब है। यहां की ने सुनील और किताब का रिश्ता बता दिया। अगला, मछली पानी में रहती है। मछली के रहने की जगह क्या है? पानी। ये में ने साफ कर दिया। और आखिर में, अरे भाई यहां आओ। किसी को पुकारना हो तो अरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। ये भी एक कारक है। अब तक तो सब सीधा साधा लग रहा था, है ना? पर अब आते हैं उस हिस्से पर जहां थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। यहां हमारे पास 2 ऐसे चिन्ह हैं जो दिखते तो एक जैसे हैं, लेकिन काम बिल्कुल अलग करते हैं। पहला है से। अब जरा इन 2 वाक्यों पर ध्यान दीजिए। वो बस से आया। यहां से का मतलब है बस के द्वारा आया। बस एक साधन है। लेकिन दूसरा वाक्य है वो बस से गिर पड़ा। यहां से का मतलब साधन नहीं, बल्कि बस से अलग होना है। देखा, एक ही से शब्द, लेकिन मतलब जमीन आसमान का। बिल्कुल ऐसा ही एक और डबल रोल है को का। पहला वाक्य देखिए, मोहन ने सांप को मारा। यहां को बता रहा है कि क्रिया का असर सांप पर हुआ, वो कर्म है। लेकिन दूसरा वाक्य है, उसने भिखारी को वस्त्र दिए। यहां को का मतलब कर्म पर असर नहीं, बल्कि किसी के लिए या किसी को कुछ देना है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इन 8 को इनके चिन्हों के साथ याद कैसे रखा जाए। इसके लिए हमारे व्याकरण में एक बहुत ही पुराना और जबरदस्त तरीका है, एक छोटा सा दोहा। ये दोहा कुछ इस तरह है। कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का के की संबंध हैं अधिकरणाधिक में मान, रे हे हो संबोधन मित्र धरु यह ध्यान। कमाल की बात यह है कि इसमें सारे के सारे 8 कारक और उनके चिन्ह एक लय में पिरो दिए गए हैं। इसे याद कर लिया तो समझिए सब याद हो गया। तो अगली बार जब कोई हिंदी का वाक्य सामने आए तो इन छोटे छोटे शब्दों से घबराना नहीं है। ये असल में उस वाक्य के मतलब को समझने की चाबी है, एक नक्शा है। ये हमें बताते हैं कि पूरी कहानी में कौन क्या कर रहा है और कैसे। बस इन्हें पहचानना सीखना है।
कर्ता के साथ ने कब लगता है और कब नहीं। तो चलिए इस कोड को मिलकर क्रैक करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई वाक्य बनाते समय सोचा हो, अरे यहाँ ने आएगा या नहीं? अगर हाँ, तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। हिंदी सीखने वाले अक्सर इस बात से परेशान रहते हैं कि ने कब आता है और कब एकदम गायब हो जाता है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम कर्ता से शुरू करेंगे, फिर ने की पहचान करेंगे, इसके सबसे ज़रूरी नियम को देखेंगे, फिर कुछ मज़ेदार अपवादों को समझेंगे और आखिर में एक बहुत ही आसान चेकलिस्ट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कर्ता की। देखिए, हर वाक्य में एक क्रिया होती है, मतलब कोई ना कोई काम हो रहा होता है और उस काम को कोई तो करता है ना? बस हिंदी व्याकरण में काम करने वाले इसी व्यक्ति या चीज को कर्ता कहते हैं। ये हमारे वाक्य का हीरो है, सारा का सारा एक्शन यही करता है। तो फिर सवाल ये है कि हम इस कर्ता को पहचानेंगे कैसे? इसके लिए एक खास निशान है और वो है ने। ऐसा समझिए कि ने एक झंडे की तरह है जो कर्ता की पहचान कराता है। पर असली मजा तो यही है, ये झंडा हमेशा दिखाई नहीं देता, कभी कभी ये छिपा होता है और हमें बस यही सीखना है कि इसे ढूंढना कैसे है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी, सबसे बड़े नियम पर। सच कहूं तो यही वो चाबी है जो ने के इस्तेमाल का पूरा राज खोल देगी। ने का इस्तेमाल होगा या नहीं, इसका सबसे बड़ा फैसला करता है क्रिया का काल यानी टेंस। नियम बहुत ही सीधा है। अगर क्रिया भूतकाल यानी पास्ट टेंस की है तो ने का प्रयोग होगा, और अगर क्रिया वर्तमान यानी प्रेजेंट या भविष्य यानी फ्यूचर की है तो ने नहीं आएगा। बस इतना ही। जैसे इस वाक्य में देखिए, क्रिया है खाया था, जो कि साफ साफ भूतकाल है, इसीलिए कर्ता मेरे मित्र के ठीक बाद ने लगा हुआ है। ये इसका सबसे बेसिक नियम है। अब इस उदाहरण को देखिए, यहाँ क्रिया है पढ़ रहा है, जो कि वर्तमान काल है यानी प्रेजेंट टेंस। इसीलिए कर्ता मोहन के साथ ने का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सिंपल। चलिए अब इस नियम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि भूतकाल में ने का इस्तेमाल करने के और क्या-क्या पहलू हैं। तो पहला नियम है, भूतकाल में ने का प्रयोग तब होता है जब क्रिया सकर्मक हो। अब ये सकर्मक क्या है? बहुत आसान है। जिस क्रिया को एक कर्म यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जैसे कोई सिर्फ खाता नहीं है, वो कुछ खाता है, जैसे रोटी, या कोई कुछ पढ़ता है, जैसे किताब। यहाँ रोटी और किताब ही कर्म है। इस उदाहरण में खाई थी एक सकर्मक क्रिया है और भूतकाल में है। यहाँ कर्ता है उसने, जो कि असल में उस और ने से मिलकर बना है। तो देखिए, नियम यहाँ एकदम फिट बैठता है। अब यहाँ एक मजेदार अपवाद है, एक एक्सेप्शन। कुछ क्रियाएं जैसे नहाना, खांसना, छींकना, ये अकर्मक होती हैं, मतलब इन्हें कर्म की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी भूतकाल में इनके साथ ने लगता है। ये कुछ खास मामले हैं जिन्हें बस याद रखना होता है। जैसे इस वाक्य में नहाना एक अकर्मक क्रिया है, फिर भी भूतकाल होने की वजह से कर्ता राम के साथ ने का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि ये उन खास अपवादों में से एक है। बिल्कुल, ये सवाल हमें नियमों के दूसरे पहलू की तरफ ले जाता है। तो क्या ऐसी भी स्थितियां हैं जहां क्रिया भूतकाल की हो, सकर्मक भी हो, फिर भी ने न लगे? जी हाँ, हैं। चलिए देखते हैं कि ने कब छिप जाता है। अब हम उन स्थितियों को देखेंगे जहां भूतकाल होने के बावजूद ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये अपवाद जानना भी बहुत जरूरी है। ये 4 क्रियाएं याद कर लीजिए: बोलना, भूलना, बकना और समझना। ये सकर्मक हैं, लेकिन भूतकाल में भी अपने साथ ने कभी नहीं लेती। ये एक पक्का नियम है। तो हमेशा याद रखना है, उसने भूला कहना गलत है। सही वाक्य हमेशा होगा वो भूल गया। इन क्रियाओं के साथ ने का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा बड़ा अपवाद, जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ चुकना, सकना या जाना जैसी सहायक क्रियाएं यानी हेल्पर वर्ब्स जुड़ जाती हैं, तो ने का नियम हट जाता है। ये सहायक क्रियाएं ज्यादा पावरफुल होती हैं और ने को हटा देती हैं। यहाँ देखिए,
लिखना के साथ सहायक क्रिया चुकना जुड़ गई है, इसलिए सही वाक्य वह लिख चुका है, उसने लिख चुका नहीं। तो हमने सारे नियम और अपवाद देख लिए। अब इन सबको एक साथ मिलाकर एक बहुत ही आसान से टूल में बदलते हैं, जिसका इस्तेमाल कोई भी कभी भी वाक्य बनाते समय कर सकता है। अगली बार जब भी कोई हिंदी वाक्य बनाए तो बस इस 5 स्टेप वाली चेकलिस्ट को दिमाग में रखिए। सबसे पहले क्रिया ढूंढो, फिर कर्ता, फिर काल देखो, क्या ये भूतकाल है? अगर हाँ तो देखो कि क्रिया सकर्मक है या कोई अपवाद तो नहीं है। बस जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो अब ये सारे नियम सामने हैं, इन्हें सिर्फ जानना काफी नहीं है, इनका इस्तेमाल करना जरूरी है। सोचिए, कोई भी एक वाक्य बनाइए और देखिए कि ने के इस कोड को क्रैक करना अब कितना आसान हो गया है। अभ्यास करते रहिए। कर्ता के साथ ने कब लगता है और कब नहीं, तो चलिए इस कोड को मिलकर क्रैक करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई वाक्य बनाते समय सोचा हो, अरे यहाँ ने आएगा या नहीं? अगर हाँ, तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। हिंदी सीखने वाले अक्सर इस बात से परेशान रहते हैं कि ने कब आता है और कब एकदम गायब हो जाता है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम कर्ता से शुरू करेंगे, फिर ने की पहचान करेंगे, इसके सबसे ज़रूरी नियम को देखेंगे, फिर कुछ मज़ेदार अपवादों को समझेंगे और आखिर में एक बहुत ही आसान चेकलिस्ट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कर्ता की। देखिए, हर वाक्य में एक क्रिया होती है, मतलब कोई ना कोई काम हो रहा होता है और उस काम को कोई तो करता है ना? बस हिंदी व्याकरण में काम करने वाले इसी व्यक्ति या चीज को कर्ता कहते हैं। ये हमारे वाक्य का हीरो है, सारा का सारा एक्शन यही करता है। तो फिर सवाल ये है कि हम इस कर्ता को पहचानेंगे कैसे? इसके लिए एक खास निशान है और वो है ने। ऐसा समझिए कि ने एक झंडे की तरह है जो कर्ता की पहचान कराता है। पर असली मजा तो यही है, ये झंडा हमेशा दिखाई नहीं देता, कभी कभी ये छिपा होता है और हमें बस यही सीखना है कि इसे ढूंढना कैसे है। अब आते हैं सबसे जरूरी, सबसे बड़े नियम पर। सच कहूं तो यही वो चाबी है जो ने के इस्तेमाल का पूरा राज खोल देगी। ने का इस्तेमाल होगा या नहीं, इसका सबसे बड़ा फैसला करता है क्रिया का काल यानी टेंस। नियम बहुत ही सीधा है। अगर क्रिया भूतकाल यानी पास्ट टेंस की है तो ने का प्रयोग होगा, और अगर क्रिया वर्तमान यानी प्रेजेंट या भविष्य यानी फ्यूचर की है तो ने नहीं आएगा। बस इतना ही। जैसे इस वाक्य में देखिए, क्रिया है खाया था, जो कि साफ साफ भूतकाल है, इसीलिए कर्ता मेरे मित्र के ठीक बाद ने लगा हुआ है। ये इसका सबसे बेसिक नियम है। अब इस उदाहरण को देखिए, यहाँ क्रिया है पढ़ रहा है, जो कि वर्तमान काल है यानी प्रेजेंट टेंस, इसीलिए कर्ता मोहन के साथ ने का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सिंपल। चलिए अब इस नियम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि भूतकाल में ने का इस्तेमाल करने के और क्या-क्या पहलू हैं। तो पहला नियम है, भूतकाल में ने का प्रयोग तब होता है जब क्रिया सकर्मक हो। अब ये सकर्मक क्या है? बहुत आसान है, जिस क्रिया को एक कर्म यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे कोई सिर्फ खाता नहीं है, वो कुछ खाता है, जैसे रोटी, या कोई कुछ पढ़ता है, जैसे किताब। यहाँ रोटी और किताब ही कर्म है। इस उदाहरण में खाई थी एक सकर्मक क्रिया है और भूतकाल में है। यहाँ कर्ता है उसने, जो कि असल में उस और ने से मिलकर बना है। तो देखिए, नियम यहाँ एकदम फिट बैठता है। अब यहाँ एक मजेदार अपवाद है, एक एक्सेप्शन। कुछ क्रियाएं जैसे नहाना, खांसना, छींकना, ये अकर्मक होती हैं, मतलब इन्हें कर्म की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी भूतकाल में इनके साथ ने लगता है। ये कुछ खास मामले हैं जिन्हें बस याद रखना होता है। जैसे इस वाक्य में नहाना एक अकर्मक क्रिया है, फिर भी भूतकाल होने की वजह से कर्ता राम के साथ ने का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि ये उन खास अपवादों में से एक है। बिल्कुल, ये सवाल हमें नियमों के दूसरे पहलू की तरफ ले जाता है। तो क्या ऐसी भी स्थितियां हैं जहां क्रिया भूतकाल की हो, सकर्मक भी हो, फिर भी ने न लगे? जी हाँ, हैं। चलिए देखते हैं कि ने कब छिप जाता है।
अब हम उन स्थितियों को देखेंगे जहां भूतकाल होने के बावजूद ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये अपवाद जानना भी बहुत जरूरी है। ये 4 क्रियाएं याद कर लीजिए। बोलना, भूलना, बकना और समझना। ये सकर्मक है, लेकिन भूतकाल में भी अपने साथ ने कभी नहीं लेती। ये एक पक्का नियम है। तो हमेशा याद रखना है, उसने भूला कहना गलत है। सही वाक्य हमेशा होगा वो भूल गया। इन क्रियाओं के साथ ने का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा बड़ा अपवाद, जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ चुकना, सकना या जाना जैसी सहायक क्रियाएं यानी हेल्पर वर्ब्स जुड़ जाती हैं, तो ने का नियम हट जाता है। ये सहायक क्रियाएं ज्यादा पावरफुल होती हैं और ने को हटा देती हैं। यहाँ देखिए, लिखना के साथ सहायक क्रिया चुकना जुड़ गई है, इसलिए सही वाक्य वह लिख चुका है, उसने लिख चुका नहीं। तो हमने सारे नियम और अपवाद देख लिए। अब इन सबको एक साथ मिलाकर एक बहुत ही आसान से टूल में बदलते हैं, जिसका इस्तेमाल कोई भी कभी भी वाक्य बनाते समय कर सकता है। अगली बार जब भी कोई हिंदी वाक्य बनाए तो बस इस 5 स्टेप वाली चेकलिस्ट को दिमाग में रखिए। सबसे पहले क्रिया ढूंढो, फिर कर्ता, फिर काल देखो, क्या ये भूतकाल है? अगर हाँ, तो देखो कि क्रिया सकर्मक है या कोई अपवाद तो नहीं है। बस जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो अब ये सारे नियम सामने हैं, इन्हें सिर्फ जानना काफी नहीं है, इनका इस्तेमाल करना जरूरी है। सोचिए, कोई भी एक वाक्य बनाइए और देखिए कि ने के इस कोड को क्रैक करना अब कितना आसान हो गया है। अभ्यास करते रहिए। कर्ता के साथ ने कब लगता है और कब नहीं? तो चलिए, एक शब्द है कर्म। ये शब्द जितना हम रोज सुनते हैं, ग्रामर में उतना ही कंफ्यूज करता है। तो आज इसी कर्म कारक की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कर्म शब्द ये तो हम सबने सुना है ना? नॉर्मली जब कोई कर्म बोलता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे काम, हमारी करनी, हमारी किस्मत, फिलॉसफी वाली बातें। जैसा वेद व्यास का ये कोट है, ये भी उसी गहरे मतलब की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब यही कर्म शब्द ग्रामर की किताब में छपा हुआ मिलता है। वहां इसका मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है। तो चलिए फिर पता लगाते हैं कि ग्रामर की दुनिया में इस कर्म का मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये कर्म कारक आखिर है क्या? सीधी सी बात है, इसका पूरा लेना देना है एक्शन के ऑब्जेक्ट को पहचानने से। ग्रामर की भाषा में कहें तो कर्म कारक वो नाउन या प्रोनाउन है जिस पर वर्ब यानी क्रिया का सीधा सीधा असर पड़ता है। और आसान शब्दों में ये वो चीज या इंसान है जिसके ऊपर एक्शन का फल गिरता है, मतलब एक्शन जिसके साथ हो रहा है। इसको ना एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। राम ने रावण को मारा। अब देखिए, यहाँ एक्शन यानी मारा को करने वाला कौन है? राम, वो सब्जेक्ट हैं। लेकिन इस मारने का असर किस पर हुआ? रावण पर। तो एक्शन का फल जिसे मिला यानी रावण, वही है हमारा कर्म कारक या ऑब्जेक्ट। तो सवाल ये है कि कर्म कारक को पहचाने कैसे? इसके लिए एक बहुत खास पहचान है, एक तरह की चाबी है, और वो है विभक्ति चिन्ह को। रूल बहुत सीधा सा है। कर्म कारक की पहचान करने के लिए अक्सर ऑब्जेक्ट के साथ को लगा हुआ मिलेगा। ये सबसे बड़ा हिंट है, सबसे बड़ा संकेत। जरा इन एग्जाम्पल्स को देखिए। यहाँ को कैसे अपना काम कर रहा है। गोपाल ने राधा को बुलाया। सवाल पूछिए, किसको बुलाया? जवाब मिला, राधा को। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। किसको खिलाया? बच्चे को। कृष्ण ने असुरों को मारा। किसको मारा? असुरों को। देखिए, हर सेंटेंस में जिसके ऊपर एक्शन का असर हो रहा है उसके साथ को जुड़ा हुआ है। यहां तक तो सब ठीक लगता है ना? लेकिन असली पहेली तो अब शुरू होती है। ये को लगाना कब है और कब नहीं लगाना है? सच कहें तो हिंदी सीखने वालों के लिए ये सबसे बड़े कन्फ्यूजन्स में से एक है। तो इसका जो सबसे बड़ा रूल है वो जुड़ा है सजीव और निर्जीव ऑब्जेक्ट्स से, यानी लिविंग और नॉन लिविंग चीजों से। देखिए, जब ऑब्जेक्ट सजीव हो यानी उसमें जान हो, जैसे बच्चा, तो को लगता है। माँ ने बच्चे को सुलाया। लेकिन जब ऑब्जेक्ट निर्जीव हो, जैसे पुस्तक, तो को हटा दिया जाता है। हम कहते हैं मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये नहीं कहते कि मोहन पुस्तक को पढ़ता है ना? इंटरेस्टिंग। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ वर्ब्स, कुछ क्रियाएं तो ऐसी हैं जो अपने साथ हमेशा को लेकर ही चलती हैं।
इन्हें याद रखना एक शॉर्टकट की तरह है, जैसे बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना। इन वर्ब्स के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो को लगना लगभग तय ही समझिए। अब एक बहुत ही मजेदार और बारीक बात, मारना वर्ब को लेते हैं। जब इसका मतलब होता है किसी को पीटना तो को लगता है, जैसे लोगों ने चोर को मारा, बिल्कुल सही। लेकिन जब इसी मारना का मतलब शिकार करना हो जाता है तो को गायब हो जाता है, जैसे शिकारी ने बाघ मारा। सोचिए, सिर्फ एक वर्ब का मतलब बदला और पूरा ग्रामर का रूल ही बदल गया। कमाल है ना? चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये जो नियम हम देख रहे हैं ना, ये कोई आजकल में नहीं बने हैं। इनकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, इतनी पुरानी कि ये हमें सीधे संस्कृत ग्रामर तक ले जाती हैं। सदियों पहले एक महान ग्रामेरियन हुए पाणिनि। उन्होंने एक सूत्र दिया, कर्तुरिप्सितमं कर्म। इसका मतलब है कि कर्म वो है जिसे कर्ता यानी सब्जेक्ट अपने एक्शन से सबसे ज्यादा हासिल करना चाहता है। ये सिर्फ एक रूल नहीं है, ये तो एक पूरी फिलॉसफी है जो हमें बताती है कि ऑब्जेक्ट का असली मतलब क्या है। और ये बात तो और भी मजेदार है। संस्कृत में 16 ऐसी स्पेशल क्रियाएं हैं जिन्हें द्विकर्मक धातुएं कहते हैं। मतलब ऐसी वर्ब्स जिनके एक नहीं बल्कि दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक मेन ऑब्जेक्ट और एक सेकेंडरी। और कमाल की बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट आज भी हमारी हिंदी ग्रामर को प्रभावित करता है। इससे पता चलता है कि भाषा की जड़ें कितनी गहरी होती हैं। अच्छा, इतने सारे नियम और इतनी गहरी बातें हो गईं, तो अब सवाल ये उठता है कि रोज की बोलचाल में कर्म को आसानी से पहचाने कैसे? चिंता मत कीजिए, इसके लिए एक बहुत ही आसान सा टूल है। इसे कहते हैं क्या या किसको टेस्ट, और ये बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, सेंटेंस में वर्ब यानी क्रिया को ढूंढिए। स्टेप 2, उस क्रिया के साथ क्या या किसको लगाकर एक सवाल बनाइए। और स्टेप 3, जो भी जवाब मिले बस वही है कर्मकारक यानी हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे राम ने रावण को मारा, सवाल पूछा किसको मारा, जवाब मिला रावण को, बस मिल गया ऑब्जेक्ट। ये तरीका कभी फेल नहीं होता। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या ग्रामर सिर्फ कुछ ऊटपटांग नियमों का कलेक्शन है, या फिर ये एक खूबसूरत सिस्टम है जो बस चाहता है कि हम उसे समझें? मुझे लगता है कि कर्म कारक का ये जो हमारा छोटा सा सफ़र था, ये दिखाता है कि हर नियम के पीछे एक लॉजिक है, एक इतिहास है और एक गहरी समझ छिपी हुई है। बस हमें उसे खोजने की ज़रूरत है। करण कारक के रहस्य को सुलझाने वाले हैं। ये व्याकरण का वो हिस्सा है जो अक्सर थोड़ा उलझा देता है ना? लेकिन फिक्र की बात नहीं, आज के बाद ये उलझन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो चलिए एक बहुत ही जाने पहचाने उदाहरण से शुरू करते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। अब इस वाक्य में जो क्रिया हुई, मतलब मारने का जो काम हुआ, वो किस चीज से पूरा हुआ? जरा सोचिए, वो कौन सी चीज है जिसके बिना ये काम हो ही नहीं सकता था? बस यही एक सवाल हमें करण कारक की जड़ तक ले जाएगा। तो आज का हमारा सफर इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले करण कारक है क्या, फिर इसे पहचानेंगे कैसे, से शब्द के 2 रूपों का जो चक्कर है उसे समझेंगे, कुछ खास नियमों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में इसके संस्कृत कनेक्शन को भी जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, आखिर ये करण कारक है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में कहें तो करण कारक बस वो चीज है जो किसी काम को करने का साधन या जरिया बनती है। मतलब जिसकी मदद से कोई काम पूरा हो, वही करण कारक है। ये कोई औजार हो सकता है, कोई उपकरण हो सकता है या कोई भी माध्यम। और इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? बस वाक्य की क्रिया से एक सवाल पूछना है, किससे या किस साधन से। जो भी जवाब मिलेगा वही है करण कारक। इसे आप एक तरह का टूल टेस्ट भी समझ सकते हैं। अच्छा, अब जब इसका मतलब समझ में आ गया है तो देखते हैं कि वाक्यों में इसे ढूंढना कैसे है। करण कारक के 2 मुख्य पहचान चिन्ह हैं, एक है से और दूसरा के द्वारा। जब भी किसी वाक्य में ये दोनों दिखें तो हमारा ग्रामर वाला एंटीना खड़ा हो जाना चाहिए कि भाई कहीं ये किसी साधन की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हैं। ये उदाहरण देखिए, निशा ने कलम से पत्र लिखा। यहाँ लिखने का काम किससे हुआ? कलम से। तो कलम से यहाँ करण कारक है। बहुत आसान है क्योंकि कलम ही तो वो साधन है। अब दूसरा चिन्ह देखते हैं। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है।
यहाँ मारने का साधन क्या है? लाठी। इसीलिए लाठी द्वारा करण कारक हुआ। तो से हो या द्वारा, यहाँ दोनों का मतलब एक ही है, साधन। के द्वारा का इस्तेमाल कुछ इस तरह भी हो सकता है। रमेश ने अपनी पत्नी के द्वारा खाना बनवाया। यहाँ खाना बनवाने का जरिया कौन बना? पत्नी। तो पत्नी के द्वारा भी करण कारक का ही एक उदाहरण हुआ। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, और सच कहूं तो उस हिस्से पर जहां अक्सर लोग गड़बड़ कर जाते हैं, और ये सब उस छोटे से शब्द से जुड़ा है। तो सवाल ये है कि क्या से का मतलब हमेशा के साथ या के द्वारा ही होता है? जैसा कि हम अभी देखेंगे, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहीं पर करण कारक और अपादान कारक के बीच का फर्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, से के दो बिल्कुल अलग अलग रूप हैं। बाईं तरफ करण कारक में से का मतलब है साधन। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, मतलब कुल्हाड़ी की मदद से। ये किस्से का जवाब है। लेकिन दाईं तरफ अपादान कारक में से का मतलब है अलगाव, मतलब जुदाई। पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। ये कहाँ से का जवाब है। एक से का मतलब है विथ, दूसरे का मतलब है फ्रॉम। यही है वो मुख्य अंतर। ठीक है, अब जब हम ये मूल बातें समझ चुके हैं, तो चलिए कुछ खास नियमों को देखते हैं जो करण कारक को और भी दिलचस्प बना देते हैं। कुछ खास हालात होते हैं जहां करण कारक इस्तेमाल होता है, जैसे कि जब किसी के साथ होने की बात हो, या शरीर के किसी अंग में कोई कमी या विकार हो, और हाँ, समय पूछने और बताने पर भी। अब जरा उस अंग भंग वाले नियम पर आते हैं। देखिए, संस्कृत का एक सूत्र है येनांग विकारः। इसका सीधा मतलब है कि शरीर के जिस अंग में कोई विकार हो उसमें करण कारक लगता है। जैसे वह कान से बहरा है, यहाँ बहरापन कान से जुड़ा है, इसलिए कान से करण कारक है। और चलिए अब आखिर में इन सारे नियमों की जड़ों तक चलते हैं। ये सफर हमें सीधे संस्कृत व्याकरण की प्राचीन दुनिया में ले जाएगा। व्याकरण का जो पूरा बुनियादी नियम है ना, वो इस एक सूत्र में छिपा है, साधक तमम करणम। सच पूछिए तो ये एक अकेला सूत्र ही पूरे करण कारक का निचोड़ है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्रिया को पूरा करने में जो सबसे ज्यादा सहायक या सबसे असरदार साधन है, वही करण है। तो जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है, चाहे वो से हो, द्वारा हो, साधन हो या माध्यम हो, वो सब कुछ इसी एक प्राचीन सूत्र में समाया हुआ है। तो सबसे काम की बात जो याद रखनी है वो ये है, करण कारक हमेशा हमेशा क्रिया के औजार, साधन या माध्यम की ओर ही इशारा करता है। अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो यही है। तो अब जब ये नियम बिल्कुल साफ है, एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारी रोज की बातचीत में और कहाँ-कहाँ क्रिया का ये साधन हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपा हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। हिंदी में देना शब्द सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर जब बात व्याकरण की आती है तो यही सीधा सा काम थोड़ा उलझा हुआ हो सकता है। तो आज हम संप्रदान कारक की इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और समझेंगे कि इस देने की कला के पीछे व्याकरण का क्या राज छिपा है। चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दो वाक्य हैं। माँ ने बच्चे को खिलौने दिए और माँ ने बच्चे को खेलते देखा। दोनों में को शब्द का इस्तेमाल हुआ है, पर क्या इसका मतलब भी एक ही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यही वो सवाल है जो हमें संप्रदान कारक के दिल तक ले जाएगा, और आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये संप्रदान कारक है क्या भला? किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी नींव पकड़ना बहुत जरूरी है। बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो संप्रदान का मतलब ही है देना। जब भी वाक्य में कोई काम किसी और के फायदे के लिए किया जा रहा हो या किसी को कुछ दिया जा रहा हो, तो जिससे वो चीज मिल रही है या जिसके लिए काम हो रहा है, बस वही है हमारा संप्रदान कारक। यही इसका कोर कॉन्सेप्ट है। आप संप्रदान कारक को पहचानने के दो मुख्य निशान होते हैं, जिन्हें विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो चलिए पहले सबसे आसान वाले से शुरू करते हैं, ताकि कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही ना रहे और हमारी बुनियाद एकदम पक्की हो जाए। और वो निशान है के लिए। ये बहुत ही क्लियर कट है। जब भी किसी वाक्य में आपको के लिए लिखा दिखे तो वहां ज्यादा सोचना ही नहीं है, वो संप्रदान कारक ही है, इसमें कोई दो राय नहीं होती। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला, स्नेहा माताजी के लिए साड़ी लाई।
यहाँ साड़ी लाने का काम किसके फायदे के लिए हुआ? साफ है, माताजी के लिए। दूसरा देखिए, भूखे के लिए रोटी लाओ। रोटी किसके लिए लानी है? भूखे के लिए। तो इन सब में एक ही बात कॉमन है, क्रिया किसी के भले के लिए, किसी के लाभ के लिए की जा रही है। तो केलिए वाला मामला तो एकदम साफ है। अब आते हैं असली कंफ्यूजन पर, वो जगह जहां अक्सर लोग अटक जाते हैं, और वो है चिन्ह को का इस्तेमाल। अब दिक्कत यह है कि को का इस्तेमाल सिर्फ संप्रदान कारक के लिए नहीं होता, यही को कर्म कारक का भी निशान है। अब सोचिए, एक ही शब्द और दो दो व्याकरण वाली भूमिकाएं, तो फिर पता कैसे चले कि कौन सा को संप्रदान है और कौन सा कर्म? तो इस पहेली को सुलझाएं कैसे? घबराइए नहीं, एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एक चाबी है जो इस ताले को खोल देती है और दोनों के बीच का अंतर एकदम साफ कर देती है। और वो चाबी है मंशा। जी हाँ, इरादा। असली खेल शब्द का नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे इरादे का है। महान वैयाकरण पाणिनि ने भी यही बताया था कि जब कोई चीज हमेशा के लिए स्थायी रूप से किसी को दी जाती है तो वो संप्रदान होता है। बस यही है वो सीक्रेट रूल। और इस स्लाइड पर यह बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। पहला उदाहरण देखिए, राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है। यहाँ राजा वस्त्र दान कर रहा है, हमेशा के लिए दे रहा है, वापस नहीं लेगा। तो यहाँ ब्राह्मण को हुआ संप्रदान कारक। अब दूसरा देखिए, वह धोबी को वस्त्र देता है। यहाँ तो कपड़े धुलने के लिए दिए हैं, वापस भी तो लेने हैं, तो ये देना टेम्परेरी है, इसलिए यहाँ धोबी को कर्म कारक है। देखा, बस इरादा बदला और कारक का पूरा मतलब ही बदल गया। चलिए इसे कुछ और आम एग्जाम्पल से समझते हैं। हरि मोहन को रुपए देता है। यहाँ रुपए मोहन के लिए हैं, उसे फायदा हो रहा है, तो ये संप्रदान है। पर हरि मोहन को मारता है, यहाँ मारने की क्रिया का सीधा असर मोहन पर पड़ रहा है, उसे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो ये कर्म है। एक में फायदा, दूसरे में असर। ठीक वैसे ही माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे और माँ ने बच्चे को खेलते देखा। दोनों में बच्चे को का मतलब जमीन आसमान का है। लेकिन रुकिए, संप्रदान कारक की कहानी सिर्फ देने पर ही खत्म नहीं होती। कुछ खास सिचुएशंस भी हैं जहां ये आता है, भले ही वहां सच में कुछ दिया न जा रहा हो। ये कुछ एडवांस रूल्स हैं पर बहुत इंटरेस्टिंग हैं। पहला, जब हम अपनी पसंद बताते हैं, जैसे मुझे लड्डू पसंद है, तो यहाँ जिसे पसंद है यानी मुझे, वो संप्रदान है ना कमाल की बात। वैसे ही जब किसी पर गुस्सा या ईर्ष्या दिखाई जाए या किसी को नमस्कार किया जाए, जैसे शिवाय नमः, मैं शिव, तो वो भी संप्रदान कारक होता है। मतलब ये सिर्फ देने के बारे में नहीं, भाव के बारे में भी है। और एक और बहुत जरूरी इस्तेमाल है इसका, जब हमें किसी काम का मकसद, उसका उद्देश्य या कारण बताना हो। इन वाक्यों को देखिए, वो हरि का भजन क्यों करता है? जवाब है मुक्ति के लिए। वो स्कूल क्यों जाता है? पढ़ने के लिए। तो यहाँ के लिए या के वास्ते जैसे शब्द काम के पीछे का क्यों बता रहे हैं, मकसद बता रहे हैं, और ये भी संप्रदान कारक ही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि किसी कारक को सिर्फ उसके चिन्ह से नहीं पहचानना है, हमें पूरे वाक्य का भाव, उसका इरादा समझना होगा। व्याकरण सिर्फ नियम कानून नहीं है, ये भाषा की आत्मा को समझने का एक तरीका है। तो अब सवाल ये है कि अगली बार जब को शब्द किसी वाक्य में सामने आएगा, तो क्या उसके पीछे छिपे असली इरादे को पहचाना जा सकेगा? ये जाना जा सकेगा कि वो हमेशा के लिए देने वाला संप्रदान है या सिर्फ असर डालने वाला कर्म। मुझे लगता है इस जानकारी के बाद भाषा को देखने का नजरिया जरूर और गहरा होगा। वो है से का इस्तेमाल। है तो छोटा सा शब्द, लेकिन हिंदी सीखने वालों के लिए अक्सर ये सिरदर्द बन जाता है। तो सवाल यही है कि हिंदी के इस से का असली मतलब है क्या? क्योंकि कभी कभी तो इसका मतलब विथ होता है और कभी फ्रॉम। आज इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। अच्छा, अब जरा इन दो वाक्यों पर गौर करते हैं। पहला है, मैंने पेन से लिखा। यहां से का मतलब है विद, यानी पेन एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है। अब दूसरा वाक्य देखिए, लड़का पेड़ से गिरा। यहां से का मतलब फ्रॉम है, यानी वो पेड़ से अलग हो गया। देखा, एक ही शब्द, लेकिन मतलब कितने अलग अलग हैं। तो फिर इस पहेली को सुलझाएं कैसे? इसका जवाब छुपा है हिंदी व्याकरण की एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं अपादान कारक।
चलिए इसे समझते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा बहुत सीधी है। संज्ञा के जिस रूप से किसी एक चीज के दूसरी चीज से अलग होने का एहसास हो या पता चले, बस उसे ही अपादान कारक कहते हैं। मतलब मेन आइडिया है अलगाव या सेपरेशन का। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका बस इतना समझ लीजिए, अपादान का मतलब है अलगाव। यही इसका मूल मंत्र है, अपादान मतलब अलगाव। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि असल वाक्यों में ये अलगाव वाला आइडिया काम कैसे करता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। इस तस्वीर को देखिए। वाक्य है बंदर पेड़ से गिर पड़ा। यहां क्या हो रहा है? बंदर पेड़ से अलग हो रहा है ना? ये बिल्कुल साफ साफ अलगाव दिखा रहा है। इसीलिए ये अपादान कारक का एक परफेक्ट उदाहरण है। एक और उदाहरण लेते हैं। चूहा बिल से बाहर निकला। यहां भी वही बात है। चूहा पहले बिल के अंदर था, अब वो बिल से अलग हो गया है, बाहर आ गया है। ये भी अलगाव ही है। और ये वाला तो बहुत ही दिलचस्प है। हिमालय से गंगा निकलती है। यहां गंगा अपने स्रोत यानी हिमालय से अलग होकर बहना शुरू कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज का ओरिजिन या स्रोत बताना भी एक तरह से अलगाव ही दिखाना है। अब आते हैं उस सबसे बड़ी कंफ्यूजन पर जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं, करण कारक और अपादान कारक के बीच का फर्क। दोनों में से का इस्तेमाल होता है, पर मतलब जमीन आसमान का होता है। जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए, ये सारी कंफ्यूजन दूर कर देगी। देखिए, करण कारक में से का मतलब है साधन या इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने चाकू से फल काटा। यहां चाकू काम करने का एक जरिया है। वहीं अपादान कारक में से का मतलब है अलगाव। जैसे पेड़ से फल गिरा। यहां फल पेड़ से जुदा हो रहा है, अलग हो रहा है। तो एक में जुड़ाव है, दूसरे में अलगाव। बस यही फर्क है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अपादान कारक सिर्फ चीजों के अलग होने के बारे में नहीं है। इसके कुछ और भी दिलचस्प मतलब हैं जो अलगाव के आइडिया से ही जुड़े हैं। अपादान कारक का इस्तेमाल डर, तुलना, सीखना और दूरी बताने के लिए भी होता है। सोचकर देखिए, वो सांप से डरता है। यहां डर उसे सांप से मानसिक रूप से दूर या अलग कर रहा है। या फिर निशा पूनम से अच्छा गाती है। यहां तुलना करने के लिए दोनों को एक दूसरे से अलग करके देखा जा रहा है। विद्यार्थी अध्यापक से सीखते हैं, इसमें ज्ञान अध्यापक से अलग होकर विद्यार्थी तक पहुंच रहा है, और दूरी तो खैर है ही अलगाव। तो इतनी सारी बातों के बाद सबसे जरूरी चीज क्या है जो हमें याद रखनी है? इसका निचोड़ क्या है? बस ये एक नियम याद रखिए, जब भी किसी वाक्य में से का मतलब अलगाव, दूरी, डर या तुलना निकले तो आंख बंद करके समझ जाइए कि वो अपादान कारक है। ये है गोल्डन रूल। तो उम्मीद है कि अब अगली बार जब से शब्द सामने आएगा तो ये उलझन नहीं बल्कि एक सुलझी हुई पहेली लगेगी। अब इसके सही मतलब को पहचानना मुश्किल नहीं होगा। हिंदी सीखते वक्त अक्सर का, के और की का इस्तेमाल एक पहेली जैसा लगता है ना? बहुत से लोग इसमें उलझ जाते हैं। पर फिक्र मत कीजिए, आज हम इस कोड को हमेशा के लिए क्रैक करने वाले हैं। जरा स्क्रीन पर इस वाक्य को देखिए, राम की घर। ये हिंदी सीखने वालों की सबसे आम गलतियों में से एक है। हो सकता है कभी ऐसा कुछ कहा या लिखा भी हो। ये बिल्कुल नॉर्मल है, और आज हम समझेंगे कि इसे ठीक कैसे करना है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये वाक्य गलत है क्यों? और इसका जवाब ही का, की के पूरे राज को खोलता है। चलिए इस विश्लेषण में जरा गहराई से उतरते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन सब पर बात करने वाले हैं। हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, फिर उस एक सुनहरे नियम को जानेंगे जो सब कुछ बदल देता है, और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि परीक्षाओं में आने वाली मुश्किलों से कैसे निपटा जाए। ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड जर्नी होने वाली है। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं, हिंदी की संबंध पहेली। यहां हम व्याकरण के उस हिस्से को समझेंगे जिसे संबंध कारक कहते हैं, जो का, के और की बुनियाद है। तो संबंध कारक असल में है क्या? देखें, ये शब्द का वो रूप है जो दो नाउन्स यानी संज्ञाओं के बीच का रिश्ता या जुड़ाव दिखाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये हमें बताता है कि कोई चीज किसकी है या किससे जुड़ी है, जैसे राम का घर या सीता की किताब। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जानने योग्य एक नियम। ये वो चाबी है जो इस पूरी पहेली को हमेशा के लिए सुलझा देगी। अगर ये एक नियम समझ लिया तो फिर कभी कोई गलती नहीं होगी। और ये रहा वो सुनहरा नियम। इसे ध्यान से देखिए।
का, के या की का चुनाव इस बात पर निर्भर नहीं करता कि मालिक कौन है, बल्कि इस पर करता है कि जिस चीज या इंसान के बारे में बात हो रही है उसका जेंडर और नंबर क्या है। बस यही सबसे बड़ा कैच है। ठीक है, तो चलिए अब इस सुनहरे नियम को प्रैक्टिस में लाते हैं। अगले खंड में हम देखेंगे कि का, के और की का अलग-अलग सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल होता है। सबसे पहले बात करते हैं का की। नियम बड़ा सीधा है। जब अगला शब्द यानी जिस चीज पर हक है वो सिंगुलर और मैस्कुलिन हो तो का इस्तेमाल करें। जैसे राम का घर। यहां घर सिंगुलर और मैस्कुलिन है, इसलिए हमने का लगाया, राम की वजह से नहीं। अब आते हैं की पर। इसका नियम भी एकदम आसान है। अगर अगला शब्द फीमेल है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा की का ही इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर सीता की किताब। यहां किताब स्त्रीलिंग है, इसलिए की का इस्तेमाल हुआ। और आखिर में के का इस्तेमाल तब होता है जब अगला शब्द प्लूरल यानी बहुवचन हो, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो। जैसे लड़कों के जूते। यहां जूते प्लूरल है, इसलिए हमने के लगाया। एक और मजेदार बात यह है कि के का इस्तेमाल किसी को इज्जत देने के लिए सिंगुलर नाउन के साथ भी होता है। जैसे पिताजी के कमरे। ये स्लाइड सब कुछ एक साथ संक्षेप में बताती है, एक क्विक रेफरेंस गाइड की तरह। याद रखिए, का सिंगुलर मैस्कुलिन के लिए, की सभी फीमेल के लिए और के सभी प्लूरल के लिए। इसे ध्यान में रखने से बहुत मदद मिलेगी। बेसिक बातें तो हमने समझ ली, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ मुश्किल सिचुएशंस भी आती हैं। तो चलिए अगले खंड पर चलते हैं और कुछ एडवांस नियमों को देखते हैं। यही नियम प्रोनाउंस पर भी लागू होता है। मेरा, मेरी, मेरे जैसे शब्द भी बोलने वाले के जेंडर पर नहीं, बल्कि अगले नाउन के जेंडर और नंबर पर निर्भर करते हैं। जैसे एक लड़की कहेगी मेरा घर, क्योंकि घर पुल्लिंग है, और एक लड़का कहेगा मेरी किताब, क्योंकि किताब स्त्रीलिंग है। और तब क्या होता है जब मालिक एक से ज्यादा हों, जैसे राम और श्याम? नियम वही रहता है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखना है। राम और श्याम का घर, क्योंकि घर सिंगुलर है। लड़के और लड़कियों के बैग, क्योंकि बैग प्लूरल है। हमेशा ऑब्जेक्ट पर ही फोकस करना है। अब सीधे उन लोगों के लिए बात करते हैं जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस खंड में हम उन आम गलतियों पर ध्यान देंगे जो अक्सर नंबर कटवा देती हैं और उनसे कैसे बचा जाए। ये दो सबसे बड़ी गलतियां हैं। पहली, जैसा कि हमने बार बार कहा, मालिक के जेंडर को देखना, और दूसरी, कुछ शब्दों को पहचानने में गलती करना जो दिखते तो सिंगुलर जैसे हैं पर होते प्लूरल हैं। ये पिछली बात का एक शानदार उदाहरण है। लोग, बच्चे, हस्ताक्षर जैसे शब्द हमेशा प्लूरल ही माने जाते हैं, इसके लिए उनके साथ हमेशा के का इस्तेमाल होता है। जैसे लोगों के विचार, ना कि लोगों का विचार। परीक्षा में ऐसे शब्द अक्सर पूछे जाते हैं। हम अपने विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम इस पर ध्यान देंगे कि ये छोटा सा व्याकरण का नियम सिर्फ नंबरों के लिए ही नहीं, बल्कि एक असरदार कम्युनिकेशन के लिए क्यों इतना जरूरी है। का, के और की का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे वाक्य का मतलब बदल सकती है। ये सिर्फ व्याकरण का टेस्ट पास करने की बात नहीं है, ये अपनी बात को साफ और सही तरीके से रखने के बारे में है। आइए इस आखिरी उदाहरण को देखते हैं, जो सब कुछ एक साथ ले आता है। भारत के लोगों की संस्कृति। यहां दो रिश्ते हैं। पहला, भारत और लोगों के बीच। लोग प्लूरल है, इसलिए के आया। दूसरा रिश्ता लोगों और संस्कृति के बीच है। संस्कृति स्त्रीलिंग है, इसलिए की आया। यह शानदार ढंग से दिखाता है कि नियम कैसे काम करते हैं। तो अब जब सुनहरा नियम एकदम साफ है, तो अगली बार जब भी कोई हिंदी पढ़े या सुने तो इन छोटे शब्दों पर ध्यान दे। ये वाक्यों में छिपे हुए रिश्तों तो कैसे उजागर करते हैं। ये प्रैक्टिस हिंदी की समझ को एक नए लेवल पर ले जाएगी। अधिकरण कारक। अब ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर ऐसा समझिए कि ये हर एक्शन, हर काम के लिए एक स्टेज की तरह है। वो स्टेज जहां सब कुछ होता है। अच्छा, जरा सोचिए, कोई भी काम जब होता है ना, तो हमारे मन में दो सवाल सबसे पहले आते हैं। भाई, ये हो कहाँ रहा है और कब हो रहा है? बस इन्हीं दो सवालों के जवाब में ही छिपा है हमारा आज का टॉपिक।
बिल्कुल एक नाटक की तरह, जिसे होने के लिए एक मंच चाहिए, है ना? ठीक वैसे ही हमारी भाषा में हर क्रिया को, हर काम को होने के लिए एक बेस, एक आधार चाहिए। और ये आधार कोई जगह भी हो सकती है और कोई समय भी। तो व्याकरण की भाषा में इसी बेस को हम कहते हैं क्रिया का आधार। चलिए अब इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप है जो हमें बताता है कि क्रिया का आधार क्या है। ये आधार कोई स्थान हो सकता है, कोई समय हो सकता है, या कोई आश्रय भी। और मजे की बात तो ये है कि अधिकरण शब्द का मतलब ही होता है आधार या आश्रय। अब अगर हम हिंदी के 8 कारकों को देखें तो अधिकरण 7वें नंबर पर आता है। इसे सप्तमी विभक्ति भी कहते हैं, और इसके जो सबसे आम निशान हैं वो हैं में और पर, जैसा कि यहाँ हाईलाइट करके दिखाया भी गया है। तो चलिए अब फोकस करते हैं इसके सबसे अहम हिस्से पर, इसके 2 मुख्य चिन्हों पर, में और पर। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत ही आसान है। में का मतलब होता है किसी चीज के अंदर, जैसे पानी में मछली, और पर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, जैसे मेज पर पेन। सिंपल। ये 2 उदाहरण और देखिए, इनसे बात एकदम साफ हो जाएगी। बस में भीड़ है, मतलब भीड़ बस के अंदर है। और हम छत पर जाते हैं, यानी हम छत की सतह के ऊपर जाते हैं। एक अंदर है तो दूसरा ऊपर। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ मैं और पर खत्म नहीं होती। असल में ऊपर, अंदर, बीच, भीतर जैसे शब्द भी अक्सर यही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आखिरकार ये शब्द भी तो हमें क्रिया के आधार के बारे में ही बता रहे हैं। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अधिकरण कारक सिर्फ जगह के बारे में नहीं है, ये समय के बारे में भी बात करता है। तो जो सबसे जरूरी बात हमें याद रखनी है वो ये है कि क्रिया का आधार सिर्फ कोई जगह नहीं, बल्कि कोई समय भी हो सकता है। मतलब ये कि अधिकरण कारक हमें सिर्फ कहाँ का जवाब नहीं देता, ये कब का भी जवाब देता है। जैसे इस वाक्य को देखिए, मेरी परीक्षा मई में होगी। यहाँ क्रिया क्या है? परीक्षा का होना। और वो कब होगी? मई में। तो ये मई में समय का आधार बता रहा है, इसलिए यहाँ भी अधिकरण कारक ही है। चलिए अब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं जहाँ ये कारक थोड़ा अलग ढंग से काम करता है। इनमें से कुछ नियम तो सीधे संस्कृत व्याकरण से आए हैं, जो हिंदी की जड़ है। इसके 3 बहुत ही मजेदार उपयोग हैं। पहला, जब किसी ग्रुप में किसी को सबसे अच्छा बताना हो, जैसे ऋषियों में वाल्मीकि। दूसरा, किसी की स्किल या काबिलियत बताने के लिए, जैसे गदा चलाने में निपुण। और तीसरा, ये वाला बड़ा दिलचस्प है, कभी कभी में या पर जैसा चिन्ह गायब भी हो जाता है। जैसे हम कहते हैं इन दिनों वह पटना है, तो इसका असली मतलब होता है कि वह पटना में है। तो अब तक हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए अब सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और किसी भी वाक्य में इस कारक को पहचानने का एक अचूक तरीका सीखते हैं। तो निचोड़ ये है कि अधिकरण कारक क्रिया के लिए आधार या बेस बताता है। ये बेस कोई जगह हो सकती है, जैसे घर में, कोई समय हो सकता है, जैसे 5 साल में, या फिर ये कोई भाव भी हो सकता है, जैसे किसी विषय में दिलचस्पी या लगाव होना। तो फिर इसे पहचानने की सबसे आसान ट्रिक क्या है? बहुत ही आसान है। वाक्य में जो क्रिया है उससे बस 2 सवाल पूछिए, किसमें या किस पर। इन सवालों का जो भी जवाब मिलेगा वही है अधिकरण कारक। है ना कितना आसान? अब जब आप हिंदी में कुछ पढ़ेंगे या लिखेंगे तो देखिएगा ये आपको हर जगह नजर आएगा। संबोधन कारक। पता है, एग्जाम्स में इससे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले बस कुछ मिनटों में इस कॉन्सेप्ट को एकदम मक्खन की तरह साफ कर लेते हैं। सोचिए जरा, हम सब अपनी रोज की बातचीत में ऐसे शब्द तो बोलते ही हैं, जैसे हे दोस्त या फिर अरे भाई। पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि ग्रामर की दुनिया में इन शब्दों का एक खास नाम भी है? बस आज इसी की गुत्थी सुलझानी है। बिल्कुल, इन्हीं को कहते हैं संबोधन कारक। और इसका फंडाना बहुत ही सीधा सा है। जब भी किसी को बुलाना हो, पुकारना हो, या यूं कहें कि उनका ध्यान अपनी ओर खींचना हो, तो जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है बस वही है संबोधन कारक। है ना सिंपल? ओके, तो परिभाषा तो समझ आ गई, पर अब असली सवाल, किसी सेंटेंस में इसे पहचाने कैसे? खैर, अच्छी खबर यह है कि इसके कुछ पक्के संकेत होते हैं, जिन्हें पकड़ना सच कहूं तो बच्चों का खेल है।
तो ये रहे इसके सबसे बड़े सुराग। शब्द जैसे हे, अरे, ओ, अजी। और एक चीज जो इसे लगभग 100% पक्का कर देती है वो है इनके ठीक बाद लगा हुआ विस्मयादि बोधक चिन्ह। जी हाँ, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये तो समझ लीजिए कि पक्का सबूत है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ इन खास शब्दों पर ही खत्म नहीं होती। एक और मजेदार बात है, जब किसी का नाम लेकर या किसी ग्रुप को सीधे सीधे आवाज दी जाती है, मान लीजिए रवि इधर आओ या बच्चों शांत रहो, तो वो नाम या वो ग्रुप भी संबोधन कारक ही कहलाता है। मतलब यहां बुलाने का जो भाव है ना, वही सब कुछ है। चलो अब जरा फटाफट कुछ उदाहरण देखते हैं। इस वाक्य को देखिए, हे राम। यहां तो बिल्कुल साफ है, हे भी है और वो एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। इसे पहचानना तो वाकई बहुत आसान है। अब ये दूसरा उदाहरण, यहां एक पूरे ग्रुप को संबोधित किया जा रहा है। अरे बच्चों, ये पूरा का पूरा संबोधन कारक है। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि कई लोगों को एक साथ बुलाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और ये वाला तो बहुत ही आम घरेलू सा उदाहरण है ना? अजी, सुनते हो? यहां पे अजी शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ध्यान खींचने के लिए किया गया है, और यही तो इसे संबोधन कारक का एक बेहतरीन उदाहरण बनाता है। तो अब तक पहचानना तो आ गया है। चलिए अब कुछ और उदाहरणों और इसके बड़े ही सीधे साधे नियमों को देखकर इस समझ को और भी पक्का कर लेते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। हर एक वाक्य में संबोधन कारक वाला जो हिस्सा है उसे अलग करके दिखाया गया है, चाहे वो अरे दोस्त हो, ओ भाई हो, या फिर बस एक नाम जैसे रवि, या एक समूह जैसे मित्रों। इससे ये साफ पता चलता है कि संबोधन वाले हिस्से को बाकी के वाक्य से कितनी आसानी से पहचाना और अलग किया जा सकता है। ये 5 नियम एक तरह से एक मेंटल चेकलिस्ट की तरह हैं। पहला, इसका काम सिर्फ बुलाना है और कुछ नहीं। दूसरा, इसमें अक्सर हे, अरे जैसे शब्द दिखेंगे। तीसरा, और ये वाला नियम सबसे जरूरी है, कि अगर संबोधन वाले हिस्से को वाक्य से हटा भी दिया जाए तब भी वाक्य का मुख्य अर्थ बना रहता है। चौथा, ये हमेशा किसी संज्ञा या सर्वनाम को ही संबोधित करता है। और पांचवां, ये ज्यादातर वाक्य के शुरू में ही देखने को मिलता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और एग्जाम में नंबर कटने का सबसे बड़ा कारण भी यही बनता है। आम गलतियां, खास तौर पर संबोधन कारक और कर्ता कारक के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि सारा कंफ्यूजन यहीं होता है। पहले वाक्य में देखिए, रवि, यहां कॉमा लगाकर उसे पुकारा जा रहा है, उसे संबोधित किया जा रहा है, तो ये हुआ संबोधन कारक। अब दूसरा वाक्य, रवि देर से आया। यहां रवि काम करने वाला है, वो आने का एक्शन कर रहा है, मतलब वो करता है। तो सबसे जरूरी सवाल बस इतना है, क्या नाम को सिर्फ आवाज दी जा रही है या वो कोई काम कर रहा है? ये टेबल इस फर्क को और भी ज्यादा साफ कर देती है। देखिए, संबोधन का काम सिर्फ बुलाना है, इसका वाक्य के एक्शन से कोई मतलब नहीं, जबकि कर्ता एक्शन करने वाला होता है और कर्म वो है जिस पर एक्शन का असर पड़ता है। कह सकते हैं कि संबोधन तो बस एक अटेंशन सीकर है। एक और क्लासिक गलती, अक्सर लोग सिर्फ अरे या हे को ही संबोधन कारक मान लेते हैं, पर यह अधूरा सच है। असल में संबोधन में वो बुलाने वाला शब्द और वो संज्ञा दोनों शामिल होते हैं जिसे पुकारा जा रहा है। जैसे अरे मोहन में सिर्फ अरे नहीं बल्कि पूरा अरे मोहन संबोधन कारक है। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे एग्जाम के लिहाज से फटाफट दोहरा लेते हैं। ये हैं वो मुख्य बातें जिन्हें याद रखना बेहद जरूरी है। इन पॉइंट्स को दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। नंबर 1, इसका काम है किसी को सीधा बुलाना या पुकारना। नंबर 2, पहचान के लिए है हे, अरे, ओ और साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क। नंबर 3, इसे वाक्य से हटाने पर भी मतलब साफ रहता है। नंबर 4, ये सिर्फ संबोधित करने के लिए है, कोई क्रिया करने के लिए नहीं। और आखिरी बात, परीक्षा में अक्सर किसी शब्द को अंडरलाइन करके ही उसका कारक पूछा जाता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद अब किसी भी वाक्य में बुलाने वाले शब्द को पहचानना काफी आसान हो गया होगा, है ना? संबोधन कारक ग्रामर का वो हिस्सा है जिसे एक बार ठीक से समझ लिया तो फिर इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती और नंबर एकदम पक्के हो जाते हैं।